अभी तक उसे ऐसा कोई आदमी नज़र नहीं आया जो इमरान में दिलचस्पी ले रहा हो। काफ़ी देर तक मुख्तलिफ सड़कों पर आवारा गर्दी करने के बाद वो सब गिलाड के वसीअ अरीज़ हाल में दोबारा बैठे हुए थे। इमरान तन्हा हाली मेज़ पर बैठा काफ़ी पी रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि उससे तीसरी मेज़ पर मौजूद एक अधेड़ उम्र शख्स इसमें काफ़ी दिलचस्पी ले रहा है। वो बार बार उसे आंखें फाड़ कर देख रहा था, जैसे ही यकीन कर रहा हो कि क्या ये वाकई इमरान है। इमरान बज़ाहिर इसकी तमाम हरकत नोट कर रहा था। चंद लम्हे बाद वो शख्स उठा और फिर तेज़ से कदम उठाता हुआ बाहर गैलरी में चला गया। उसके उठते ही कैप्टन शकील अपनी जगह से उठा और वो भी उसके पीछे गैलरी में चला गया। इमरान दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि उसकी टीम के मेंबर्स काफ़ी से ज़्यादा ज़हीन और तेज़ नज़र हैं। कैप्टन शकील ने यकीनन उसे चेक कर लिया है, इसलिए वो उसके पीछे गया है। चंद लम्हे बाद वापस अंदर दाखिल हुआ और फिर दोबारा अपनी मेज़ पर बैठ गया। कैप्टन शकील अंदर नहीं आया था। थोड़ी देर बाद कैप्टन शकील अंदर आया और फिर चंद लम्हे के बाद एक वेटर इमरान के करीब आया और उसने पानी का जूस रखने के साथ ही एक पर्चा भी इमरान को पकड़ा दिया। इमरान ने मेज़ की दूसरी साइड पर वो पर्चा रख कर पढ़ा। इमरान साहब, मेज़ नंबर 5 पर बैठा हुआ शख्स आप में दिलचस्पी ले रहा है। उसने किसी मादाम को फ़ोन किया है कि इमरान का पता चला लिया गया है। अब वहाँ से 3 आदमी को भेजा जा रहा है ताकि आपको अगवा किया जा सके। शकील। इमरान पर्चा पढ़कर धीरे से मुस्कुराया और फिर उसने पेन निकालकर पर्चे की बुश पर लिखा, ठीक है, जैसा वो चाहते हैं उन्हें वैसा करने दिया जाए, और पर्चा ग्लास उठाते हुए वेटर के हाथ में दे दिया। जिससे लेके आए थे उसी को दे आओ, इमरान ने आहिस्ता से कहा और फिर बेरा खामोशी से पर्चा लेकर आगे बढ़ गया। इमरान ने खासतौर पर ख्याल रखा कि इस दौरान जो शख्स जवाब लिखते वक्त उसकी तरफ मुतवज्जा न हो। अधेड़ उम्र शख्स अब बार बार मेन गेट की तरफ देख रहा था। फिर इमरान ने उसे अधेड़ उम्र को चौंकते देखा जब उसने एक कवि हैकल लहीम शहीम खतरनाक चेहरे वाले एक शख्स को हाल में दाखिल होते देखा। उस शख्स ने हाल में दाखिल होकर एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा और फिर सीधा काउंटर की तरफ बढ़ गया। उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर चंद लम्हे तक किसी से बातें की और फिर रिसीवर रखकर मेन गेट की तरफ बढ़ गया। इमरान उसका रवैया नोट कर रहा था। वो शख्स दरअसल जहालत दिखा रहा था कि वो हाल में सिर्फ टेलीफोन करने आया है। इमरान बदस्तूर मेज़ पर बैठा था। उसने हाथ उठाकर सर के बालों पर दोबारा हाथ फेरा। ये मेंबर्स के लिए महसूस इशारा था। चनाचे उसके इस इशारे पर एक एक करके तमाम मेंबर्स हाल से बाहर निकल गए। उन सबके जाने के बाद इमरान ने बुलाकर वेटर से बिल तलब किया। फिर बिल देकर वो मेज़ से उठा और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ हाल से बाहर आ गया। अब उसका रुख पार्किंग स्टैंड की तरफ था। चंद लम्हे बाद वो अपनी कार में बैठकर दोबारा सड़क पर आ गया और फिर उसे एक सुरख रंग की कार अपने ताकुब में आती नजर आई। उसने बाकी मेंबर्स की कारों, टैक्सियों और मोटरसाइकिलों को चेक करने की कोशिश की, लेकिन शायद वो लोग बहुत ज़्यादा एहतियात बरत रहे थे, इसलिए इमरान अंदाज़ा ना लगा सका। अब इमरान ने कार का रुख एक वीरान सड़क की तरफ मोड़ दिया। वो जल्द से जल्द इस ड्रामे का ड्राप सीन करना चाहता था और फिर वही हुआ। वीरान सड़क पर पहुंचते ही सुरख रंग की कार की स्पीड अचानक तेज़ हो गई और चंद लम्हे बाद सुरख रंग की कार उसके करीब से गुजर गई। अब इमरान ने देखा कि स्याह रंग की कार उसके पीछे है। अचानक सुरख रंग की कार तिरछी होकर सड़क पर रुक गई। इमरान ने फुर्ती से ब्रेक मार दी और स्याह रंग की कार भी इमरान की कार के पीछे आकर रुक गई। इमरान ने दरवाज़ा खोला और तेज़ी से बाएं तरफ उगी हुई झाड़ियों में छलांग लगा दी। आगे पीछे की दोनों कारों से 3-4 अफराद निकले और वो भी इमरान के पीछे झाड़ियों में घुस गए। इमरान काफ़ी देर तक उन्हें चक्कर देता रहा और फिर अचानक चारों ने उसके गिर्द घेरा तंग कर लिया। फिर उसे छाप लिया गया। इमरान का इस भागदौड़ से मकसद पूरा नहीं था। वो उन्हें यकीन दिलाना चाहता था कि उन्होंने जद्दोजहद करके उसे गिरफ्तार किया है। वो जानता था कि मादाम बसाशी इंतहाई चालाक और मक्कार जासूसा है। अगर इमरान स्मार्ट अंदाज से गिरफ्तार हो गया तो उसे शक भी हो सकता है कि इमरान किसी साजिश के तहत गिरफ्तार ना हुआ हो। इमरान का ख्याल था कि वो उसे बांध कर कार में डाल लेंगे, मगर उनमें से एक अचानक इमरान के सर पर रिवाल्वर का दस्ता दे मारा और फिर दूसरी ज़रब पर इमरान बेहोश हो जाने में ही आफियत देखी, वरना सर पर पड़ने वाली ताबड़तोड़ ज़रबें खतरनाक भी साबित हो सकती थीं। ब्लैक ज़ीरो आजकल मुस्तकिल दानिश मंजिल में रहाइश पजीर था। उसका इस वक्त ऑपरेशन रूम में वक्त गुजरता था। अब भी वो ऑपरेशन रूम में बैठा एक फ़ाइल का मुताला कर रहा था कि अचानक रूम कॉल की बेल गूंज उठी। ब्लैक ज़ीरो चौंक पड़ा कि इस वक्त कौन हो सकता है। उसे पता था कि इमरान और दीगर मेंबर्स होटल गर्दी में मसरूफ़ हैं। उसने फुर्ती से गेट स्क्रीन का बटन ऑन कर दिया और फिर ये देखकर वो बुरी तरह उछल पड़ा कि गेट पर इमरान सख्त ज़ख्मी हालत में मौजूद है। उसके चेहरे पर मौजूद कपड़े चीतड़ों की शक्ल इख्तियार कर गए हैं और जिस्म से जा बजा खून बह रहा है और एक टैक्सी ड्राइवर उसे संभाले खड़ा है। उसकी टैक्सी उसे साफ नजर आ रही थी। ब्लैक ज़ीरो एकदम परेशान हो गया। उसने गेट खोलने का बटन ऑन कर दिया, फिर तेजी से ऑपरेशन रूम से निकलकर कंपाउंड की तरफ भागा ताकि इमरान को संभाला देकर ले आए। जब वो कंपाउंड में पहुंचा तो उसने देखा कि टैक्सी ड्राइवर बाहर खड़ा है और इमरान आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए अंदर आ रहा है। ब्लैक ज़ीरो
उसके करीब पहुंच गया। इतने में ऑटोमेटिक गेट खुद ब खुद बंद हो गया। ये क्या हो गया इमरान साहब? कुछ नहीं, इमरान ने मुख्तसर सा जवाब दिया। फिर उसकी बंद आंखें बंद होने लगी। वो शायद बेहोश हो रहा था। ब्लैक जीरो ने फुर्ती से इमरान को हाथों पर उठा लिया। इमरान को इस हालत में देखकर ब्लैक जीरो का रंग पीला पड़ गया। वो सोच रहा था न जाने इमरान के साथ क्या बीती। वो इमरान को हाथों पर उठाया, ऑपरेशन रूम में पहुंच गया। फिर उसने सोफे पर लेटा दिया और खुद दौड़कर फर्स्ट एड बॉक्स उठा लाया। क्या डॉक्टर मैं मसरूर को बुलाऊं? उसने इमरान से पूछा और इमरान ने सिर्फ नहीं में सर हिला दिया। ब्लैक जीरो इमरान से पूछे बगैर डॉक्टर को नहीं बुलवाना चाहता था कि हो सकता है इमरान उसे पसंद ना करे। वैसे उसका दिल चाह रहा था कि वो डॉक्टर को बुला ले, लेकिन इमरान के हुक्म की वजह से मजबूर था। उसने फुर्ती से फर्स्ट एड बॉक्स खोला और फिर इमरान के जख्मों पर पट्टी बांधने लगा। उसने महसूस किया कि इमरान के जख्म चाकू की ज़रबों की वजह से हैं। उसे ये देखकर इत्मीनान हो गया कि कोई भी जख्म खतरनाक नहीं था और ना ही किसी नाजुक जगह पर था। फिर उसने ताकत का इंजेक्शन लगाया। अब इमरान उठकर बैठ गया। क्या हुआ जनाब? मुझे इस बारे में सख्त परेशानी है, पहले वो फिल्म और अंगूठी उठा लाओ। इमरान ने ब्लैक जीरो का सवाल नज़रअंदाज करते हुए कहा। इमरान की आवाज़ में नकाहत और कमज़ोरी थी। ब्लैक जीरो हैरान रह गया, लेकिन उसने कोई सवाल ना किया और उठकर रिकॉर्ड रूम की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हे बाद वो आया तो उसके हाथ में पैकेट था जिसमें वो फिल्म बंद थी और अंगूठी। वो वापस ले आया। उसने वो पैकेट अंगूठी मेज़ पर रख दी, लेकिन उसकी आंखों से अभी उलझन नुमाया थी। फर्स्ट एड करने के बाद ब्लैक जीरो ने इमरान को दूसरे कपड़े दे दिए और इमरान अब वही कपड़े पहने हुए था। इमरान ने हाथ बढ़ाकर फिल्म का डब्बा और अंगूठी कोट की जेब में रख ली। फिर उठते हुए बोला, मुझे बाहर गेट तक छोड़ा। और ब्लैक जीरो भी उठ खड़ा हुआ। आप उन्हें कहाँ ले जाना चाहते हैं? जो मैं कह रहा हूँ वही करो, इमरान ने कदरे सख्त लहजे में कहा। और ब्लैक जीरो खामोश हो गया। फिर वो इमरान को सहारा देकर गेट तक ले आया। गाड़ी ले आऊँ जनाब? ब्लैक जीरो ने सवाल किया। नहीं, मैंने टैक्सी रुकवा ली थी, इमरान ने मुख्तसर सा जवाब दिया। और ब्लैक जीरो शाने उचकाकर रह गया। आज इमरान का ये रवैया ब्लैक जीरो की समझ में नहीं आ रहा था। न जाने हालात ने क्या करवट बदली कि इमरान इस तरह का रवैया इख्तियार किए हुए था। ये ब्लैक जीरो की समझ से बालातर था। गेट खोलने का बटन ऑन कर दिया गया। चनाचे उनके पहुंचने तक गेट खुल गया। बाहर वो टैक्सी तक मौजूद था। ड्राइवर ने उनको बाहर आता देखकर जल्दी से टैक्सी का दरवाज़ा खोल दिया। ब्लैक जीरो ने इमरान को सहारा देकर टैक्सी में बिठा दिया। क्या मैं भी साथ चलूँ? नहीं, इमरान ने मुख्तसर सा जवाब दिया और फिर टैक्सी ड्राइवर को चलने का इशारा किया। टैक्सी स्टार्ट हो गई और ड्राइवर ने टैक्सी आगे बढ़ा दी। ब्लैक जीरो शदीद हैरत में मुब्तला था, लेकिन इमरान के हुक्म के आगे वो क्या कर सकता था। वो खामोशी से वापस ऑपरेशन रूम में आ गया। जैसे ही वो ऑपरेशन रूम में बैठा उसने ट्रांसमीटर की सीटी सुनी। उसने ट्रांसमीटर ऑन किया। हेलो, सफदर स्पीकिंग सर। दूसरी तरफ से सफदर की आवाज़ आई। X2, ब्लैक जीरो ने मखसूस आवाज़ में कहा। जनाब, वो लोग इमरान को अगवा करके ले जा रहे हैं। जहाँ कैंट्री क्लब रोड पर इमरान को घेरा गया है। क्या? तुम क्या कह रहे हो सफदर? मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूं सर कि इमरान को अगवा कर लिया गया है और अब वो उसे एक कार में ले जा रहे हैं। आपने हुक्म दिया था कि जब वो लोग इमरान को अगवा कर लें तो मैं आपको इतला दे दूं, इसलिए आपको इत्तला दे रहा हूं। सफदर के लहजे में भी हैरत थी, क्योंकि आज तक X2 ने किसी भी रिपोर्ट पर इतनी शिद्दत से हैरत जाहिर नहीं की थी। क्या तुमने इमरान को अगवा होते अपनी आंखों से देखा है? जी हाँ जनाब। ठीक है, उनका पीछा करो और जिस इमारत में उसे ले जाया जाए उसका मुहासरा कर लो, ब्लैक जीरो ने कहा। और फिर जल्दी से ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। उसने ट्रांसमीटर बंद करने में तेज़ी से रिवाल्वर मैं इसकी दराज से निकाल कर जेब में डाला और फिर भागता हुआ कंपाउंड में आया। वहां उसने स्पोर्ट्स कार निकाली। फिर उसकी कार हवा की सी तेज़ी से गेट से बाहर निकल गई। उससे तमाम ड्रामा की समझ में आ गई। फिर मुजरिमों में से किसी ने इमरान का मेकअप करके ब्लैक जीरो से अंगूठी और फिल्म उड़ा ली थी। अब उनका पीछा करना इंतहाई ज़रूरी था, वरना तमाम मामला पलट जाता। उन्होंने इमरान को जख्मी पेश करके बड़ा नफसियाती तरीका अपनाया। ब्लैक जीरो इमरान को जख्मी देखकर परेशान हो गया। इसलिए उसने किसी बात पर शक ना किया। ब्लैक जीरो की कार बर्क रफ्तारी से दौड़ रही थी। उसे टैक्सी के नंबर और मॉडल याद थे। दानिश मंजिल चेरिंग क्रॉस से बातें सड़क पर था, बाएं सड़क पर था। गेट से निकलने के बाद एक लम्हे बाद वो चेरिंग क्रॉस पर था। फिर देखकर खुश हो गया कि चौक की तरफ सड़कों की खुदाई करके जदीद तरीन बरकी तारों के लिए ज़ेरे ज़मीन केबल्स बिछाई जा रही थी। चनाचे उन पर ट्रैफिक बंद था। अब सिर्फ 2 सड़कें खुली हुई थी। उन दोनों को ट्रैफिक की सहूलत के लिए वन वे किया गया था। ये एक कुदरती इत्तेफाक था, वरना वो चौक पर चकरा जाता कि टैक्सी ना जाने किधर गई। उसने गाड़ी की जाने वाली रोड पर गाड़ी मोड़ी और फिर एक्सीलेटर दबा दिया। कार की स्पीड 80 मील फी घंटा तक पहुंच गई। सड़क पर अच्छा खासा ट्रैफिक था और इस ट्रैफिक में इतनी स्पीड से गाड़ी चलाना 100% खतरा मौत लेने वाली बात थी। लेकिन ब्लैक जीरो बगैर किसी चीज़ की परवाह किए अंधाधुंध गाड़ी भगाए जा रहा था। स्पीड 5 मील तक सीधी चली गई थी। फिर जाकर उससे 2 सड़कें निकलती थी। एक कैंट्री क्लब दूर रोड पर चलती थी और दूसरी यूनिवर्सिटी कैंपस की तरफ जाती थी। ब्लैक जीरो की कार दूसरे चौक तक पहुंच गई। उसने कार का रुख कैंट्री क्लब रोड पर कर दिया। अब उसने कई यकीन एक्सीडेंट बचाए थे और ये भी इसलिए कि वो एक माहिर ड्राइवर था, वरना इस तरह ट्रैफिक में गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट से बचना नामुमकिन था।
कंट्री रोड सुनसान रहती थी, इसलिए उसने रफ्तार मजीद बढ़ा दी। वो सोच रहा था कि काश सफदर की कार थोड़ी देर पहले आ जाती तो वो उस नकली इमरान का हश्र करके रख देता। वो दांतों को चबाते हुए स्पीड बढ़ाता जा रहा था और उसे आगे जाती हुई टैक्सी नजर आ गई। टैक्सी का मॉडल वही था और वो जैसे ही टैक्सी के नज़दीक पहुंचा उसका दिल बिलियों उछलने लगा। ये वही टैक्सी थी। नंबर पढ़कर उसे यकीन हो गया। उस टैक्सी के आगे एक और कार थी। नज़दीक होते ही ब्लैक जीरो ने रिवाल्वर और हाथ खिड़की से बाहर निकाला और फिर कर दिया। एक धमाका हुआ और आगे जाने वाली टैक्सी लड़खड़ाने लगी। उसका टायर बस्ट हो गया था। थोड़ी दूर जाने के बाद टैक्सी रुक गई। ब्लैक जीरो ने कार टैक्सी के करीब जाकर रोकी और फिर उसने उतरकर टैक्सी की तरफ दौड़ा। टैक्सी रुकते ही नकली इमरान और टैक्सी ड्राइवर बाहर निकले, लेकिन ब्लैक जीरो उनके सर पर पहुंच गया और फिर उसने रिवाल्वर नकली इमरान की कमर से लगा दिया। फिल्म और अंगूठी निकालो, उसने कड़कते हुए कहा। टैक्सी ड्राइवर दूसरी तरफ से उतरा था, चनाचे वो घूमकर ब्लैक जीरो की पुश पर आया, मगर ब्लैक जीरो होशियार था। उसने अचानक घूमकर गोली चला दी और टैक्सी ड्राइवर एक करीहा चीख मारकर वहीं ढेर हो गया। मगर दूसरे लम्हे ब्लैक जीरो के हाथ पर नकली इमरान की लात पड़ी और रिवाल्वर ब्लैक जीरो के हाथ से निकल गया। मगर ब्लैक जीरो चीते की तरह नकली इमरान पर झपट पड़ा। नकली इमरान ने इतने में रिवाल्वर निकाल लिया, मगर ब्लैक जीरो का जोरदार हाथ उस रिवाल्वर वाले हाथ पर पड़ा और रिवाल्वर उसके हाथ से निकलकर दूर जा पड़ा। निकालो, ब्लैक जीरो कड़का। नकली इमरान ने ब्लैक जीरो पर जोडो कराटे का वार करना चाहा, मगर ब्लैक जीरो इस वक्त गुस्से और जोश में था। उसने अचानक जोडो का वार दूसरे लम्हे नकली इमरान के हाथों पर उल्टा चला दिया। उसने बेदर्दी से उसे सड़क पर दे मारा। नकली इमरान ने बचने की बेहद कोशिश की, मगर उसका सर पूरे जोर से सड़क से टकराया और सर से खून के फवारे छूट पड़े। ऊपर से ब्लैक जीरो ने अपनी पूरी कुव्वत से उसके जबड़ों पर ठोकर मारी। नकली इमरान के हलक से चीखें निकल गई। फिल्म और अंगूठी निकालो वरना जान से मार दूंगा। नकली इमरान तकलीफ की शिद्दत से बल खाकर रह गया। निकालो, वो दूसरी कार वाला ले गया है, कहाँ ले गया है? ब्लैक जीरो ने पूछा, मगर वो खामोश रहा। ब्लैक जीरो की एक और लात उसके सीने पर पड़ी और वो तड़पने लगा। लात शायद दिल के ऐन ऊपर पड़ी थी और चंद लम्हे तड़पने के बाद वो ठंडा हो गया। ब्लैक जीरो के चेहरे पर पसीने आ रहे थे। उसके ठंडे होते ही वो तेजी से टैक्सी की तरफ पलटा और फिर उसने तमाम टैक्सी छान मारी, लेकिन फिल्म और अंगूठी उसे ना मिली। उसे यकीन हो गया कि टैक्सी से आगे जाने वाली कार में भी मुजरिम ही थे और उन्होंने पहले ही ये चीज़ें हासिल कर ली थी। ब्लैक जीरो को काफ़ी देर हो चुकी और वो न जाने कहाँ तक निकल गए। क्योंकि टैक्सी के रुकने पर वो कार नहीं रुकी, ब्लैक जीरो भागता हुआ वापस अपनी कार की तरफ आया और वो कार उन दोनों के मुर्दा जिस्मों पर से चढ़ाता हुआ आगे निकल गया। इसने फुल एक्सीलेटर दबा दिया। कार हवा से बातें करने लगी, लेकिन आगे एक बहुत बड़ी कॉलोनी थी। ये सड़क इस कॉलोनी में ख़त्म हो जाती थी। वो कार उसे कहीं नज़र ना आई। उसने बहुत तलाश किया, मगर बेसुध। मुजरिम फिल्म और अंगूठी ले जाने में कामयाब हो गए और ब्लैक जीरो शिकस्त होदा वापस दानिश मंजिल की तरफ लौट आया। इमरान को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक कुर्सी पर रस्सियों से बंधा हुआ पाया। ये एक अच्छा खासा बड़ा कमरा था। फर्नीचर की साज से मालूम होता था जैसे किसी कोठी का ड्राइंग रूम हो। इमरान की कुर्सी के सामने एक आला किस्म का सोफ़ा रखा हुआ था। इमरान की दाएं बाएं दो अफराद रिवाल्वर लिए खड़े थे और सामने सोफे पर मादाम बसाशी पड़ी बड़ी लापरवाही से बैठी थी। उसके हसीन चेहरे पर मुस्कुराहट खेल रही थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी फतह हासिल हो गई हो। इमरान उसी फतह पर दिल ही दिल में मुस्कुरा दी। इमरान की आंखें खुलते ही मादाम बसाशी ने बड़े दोस्ताना अंदाज में कहा, हेलो इमरान, क्या हाल चाल है? हाल तुम्हारे सामने है और चाल बंदा होने की वजह से दिखा नहीं सकता। हाल अगर खोल दो तो ऐसी चाल दिखाऊंगा कि हंसी की चाल भूल जाओगी, इमरान ने मासूमियत से कहा और मादाम बसाशी खिलखिलाकर हंस पड़ी। बहुत खूब, तुम्हारी यही अदाएं तो मुझे पसंद है। चलो छुट्टी हुई, तुम भी गई काम से। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, क्या मतलब? यानी तुम भी आशिक हुई और मुझे आशिक मिजाज औरतों से सख्त नफरत है। इमरान ने यूँ कहा जैसे वो यूसुफ सानी हो और तमाम औरतों ने उस पर आशिक होने का ठेका ले रखा हो। लेकिन अदाएं पसंद आने का मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम पर आशिक हो गई हूँ, मादाम बसाशी ने मुस्कुराते हुए कहा। और क्या मुझे शोहर बनाना चाहती हो? इमरान ने नागवारी से पूछा। प्लीज़ इमरान, घटिया बातें ना करो। मादाम ने भी बराबर की चोट की। किसी का शोहर होना घटिया बात है? चलो बहस बंद करो, ये बताओ वो फिल्म और अंगूठी कहाँ है? मादाम ने बात करो पलटते हुए पूछा। कौन सी फिल्म और अंगूठी? बच्चा ना बनो और संजीदगी से बात करो। मादाम के लहजे में गराहट आ गई। बाप रे बाप, तुम तो ऐसे गरा रही हो जैसे जंगली बिल्ली। इमरान ने यूँ कहा जैसे वो उसकी गराहट से शदीद खौफजदा हो गया हो। लेकिन उससे पहले कि मादाम कोई जवाब देती, दरवाज़ा ज़ोर से खुला और फिर कैप्टन शील सफदर जूलिया अंदर दाखिल हुए। उनके कमरों से लामी गन्ने लगी हुई थी। मादाम उन्हें देखकर उछल पड़ी और खड़ी हो गई। इमरान की आंखें हैरत से फट गई। ये कौन है? मादाम ने गराते हुए पूछा। मादाम, ये तीनों अमारत के गिर्द मुख्तलिफ मकामात पर छुपे हुए थे कि मुहाफिजों की नज़र पड़ गई और उन्हें छाप लिया गया। तो ये बात है। उन्हें भी कुर्सियों से बांध दो। और फिर चंद लम्हों बाद तीनों कुर्सी से बांध दिए गए। अब भला वो सानी गन्नों और रिवाल्वरों के आगे सामने क्या करते?
शायद उनके और भी साथी हो, चेक करो, मादाम ने उन अफराद को हुक्म देते हुए कहा जो उन तीनों को लेकर आए थे। बेहतर मादाम, उनकी तलाशी ले ली गई है। यस मादाम, इन सब की जेबों से रिवाल्वर निकले हैं। ठीक है, तुम जाओ और उनके बाकी साथियों को तलाश करो और बेहोश चौकन्ने रहो। मादाम ने उन्हें हुक्म दिया और वो मोदबाना तौर पर सर झुकाते हुए बाहर निकल गए। तो मिस्टर इमरान, आप अपने साथियों समेत तशरीफ लाए थे, इसका मतलब था यहाँ आने में आपके इरादे को भी दखल शामिल था। यही तो मैं सोच रही थी कि इमरान इतनी हद तक कैसे काबू आ सकता है। आपको गलत फहमी है, ये मेरे साथी नहीं। इमरान ने भी संजीदगी से कहा, कोई बात नहीं, अब उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये आपके साथी है या नहीं, इनको भी जल्द ही गोली मार दी जाएगी। इतने में दरवाज़ा खुला और फिर दो और जापानी लड़कियां अंदर दाखिल हुई। मादाम उन्हें देखकर उठ खड़ी हुई। हेलो मादाम बासाशी। उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए और फिर वो मस्ती हेज नज़रों से कैदियों की तरफ देखने लगी। दरवाज़ा बंद कर दिया गया और वो तीनों सोफे पर बैठ गईं। माशाल्लाह, जापानी मुकाबला हुसन मुनक्किद हो रहा है यहाँ। वैसे मुझे हसीना जापान चुनने में दुश्वारी होगी क्योंकि आप तीनों इस काबिल हैं कि हसीना जापान कहलाई जा सकें। इमरान ने मुज़हिका हेज लहजे में कहा। क्या बात है मिस्टर इमरान, बहुत ज़्यादा चहक कर रहे हो। इनमें से एक ने कहा। चहकने दो, चिराग बुझने से पहले एक दफ़ा ज़रूर भड़कता है, उनकी ज़िंदगी भी करीबुल ख़त्म है, पहले वाली मादाम बासाशी ने कहा। ये कौन है? एक ने कैप्टन शील सफदर और जूलिया की तरफ इशारा करते हुए कहा। मिस्टर इमरान के साथी, मादाम ने आहिस्ता से कहा। दोनों चौंक पड़ी। एक बात तो बताएं, अचानक इमरान बोल पड़ा। फरमाइए, आप में से असली मादाम बासाशी कौन है? यूँ समझ लीजिए कि हम तीनों ही असली हैं, एक ने कहा और बाकी दो हंस पड़ी। इमरान बुरा सा मुंह बनाकर रह गया। अच्छा इमरान साहब, अब आप शराफत से बता दीजिए कि वो फिल्म और अंगूठी कहाँ है? पहले वाली मादाम बासाशी ने संजीदगी से पूछा। क्या वो फिल्म तुम्हारी ज़ात पर मुश्तमिल थी या उस अंगूठी में किसी जिन की रूह कैद थी जो तुम्हें उनके लिए इतनी परेशान हो? शट अप, तमीज़ से बात करो, सीधी तरह बता दो वरना मैं जिस्म की खाल अलहदा कर दूंगी। अच्छा, ये नई बात सुनी, शायद जापान में औरतें भी कसाई का काम करती हैं। इमरान ने कहा। क्या तुम समझते हो मुझे ये पता नहीं कि अंगूठी और फिल्म कहाँ है? अचानक मादाम बासाशी हंस पड़ी। अच्छा बता दो कहाँ है? इमरान ने तंजिया लहजे में पूछा। बाकी दोनों बासाशियाँ खामोश बैठी थी। मेरी जेब में। खामोशी हुई सुनकर मुबारक हो। इमरान का लहजा इसी तरह तंजिया था। मादाम बासाशी ने जेब में हाथ डाला और फिर इमरान की ज़िंदगी में पहली बार इतनी शदीद चोट का सामना करना पड़ा जब उसने मादाम के हाथ में फिल्म का पैकेट और अंगूठी देखी। उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। पैकेट वही था जिसमें इमरान ने वो फिल्म खुद रखी थी, इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये नकली है। वो सोचता रह गया कि ये तो दानिश मंजिल में थी, जहाँ कैसे पहुंच गई। अब बताओ मिस्टर इमरान, क्या ख्याल है? सबके चेहरे जोश मुसरत से गुलनार हो गए। वो सब अपने मिशन में कामयाब हो गई थी। ये कैसे हासिल हो गई मादाम? उनमें से एक ने पूछ लिया। सादा सी तरकीब थी, मैंने एक जुआ खेला जो 100% कामयाब रहा। गो मेरा आदमी मारा गया मगर ये चीज़ें मुझ तक पहुँच गई। जैसे ही मुझे इत्तला मिली कि इमरान होटल गिलार्ड में देखा गया है, मैंने अपने 3 मेंबर्स उसे अगवा करने के लिए रवाना कर दिए और खुद एक और मेंबर पर इमरान का रूप धार कर उसे चाकुओं से अच्छा खासा जख्मी किया और उसे इस इमारत की तरफ भेज दिया जहाँ पिछले दिनों हमला किया गया था। मेरा अंदाज़ा था कि इमरान को हेडक्वार्टर ये है और ये दोनों चीज़ें यकीनन वहाँ मौजूद होंगी। मेरा ये इरादा सही निकला कि इमरान का हेडक्वार्टर ये है और ये दोनों चीज़ें यकीनन वहाँ मौजूद होंगी। मेरा मेंबर वहाँ पहुँच गया और ये दोनों चीज़ें यकीनन उसने वहाँ से ले ली। उसके वहाँ मौजूद असिस्टेंट ने उसे इमरान समझकर ये दोनों चीज़ें उसे पकड़ा दी। बाद में न जाने कैसे उसके असिस्टेंट को शक पड़ गया। उसने पीछा किया और उस नकली इमरान को कत्ल कर दिया, मगर ये चीज़ें उससे पहले ही ले ली गई थी। क्यों? अब भला तुम बताओ कि कैसी तरकीब रही? मादाम बासाशी ने दोनों की तरफ दाद तलब नज़रों से देखते हुए कहा। जिंदाबाद मादाम, आपने कमाल ही कर दिया। दोनों बैक वक्त वहाँ पहुँच गई और इमरान मादाम बासाशी के चालाक जहन की दाद दिए बगैर न रह सका, जिसने ब्लैक ज़ीरो को उल्लू बनाकर चीज़ें हासिल कर ली थीं। ब्लैक ज़ीरो ऑपरेशन रूम में सर पकड़े बैठा था। आज वो ज़िंदगी में पहली बार किसी के हाथों इस बुरी तरह उल्लू बना था। तमाम खेल बिगड़ गया। अचानक ट्रांसमीटर की सीटी बजने लगी। उसने सुस्त हाथों से बटन ऑन कर दिया। X2। ब्लैक ज़ीरो ने भराए हुए लहजे में कहा। सर, मैं नोमानी बोल रहा हूँ। इमरान को अगवा करके यहाँ हाउसिंग सोसाइटी के आखिरी कोने पर मौजूद एक वीरान सी पुरानी हवेली में ले जाया गया है और उसके बाद सब ने इमारत को घेर डाला, लेकिन कैप्टन शकील सफदर और जूलिया को अचानक छाप लिया गया और उन्हें भी गिरफ्तार करके अंदर ले जाया गया है और मैं और चौहान अभी तक इमारत के बाहर मौजूद हैं। इमारत के इर्द गिर्द मुसल्लिह अफराद मुख्तलिफ जगहों पर छुपे हुए पहरे दे रहे हैं। अब आप हमें मज़ीद हिदायत दें कि आया हम इमारत में दाखिल होने की कोशिश करें या फिर बाहर ही रहें। ये बताओ नोमानी, क्या आप लोगों के पहुंचने के बाद उस इमारत में स्याह आस्टन भी आ गई है? यस सर, जिस वक्त हम पहुंचे उसके थोड़ी देर बाद स्याह आस्टन वहां आई थी और फिर वापस चली गई। और कुछ? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा।
सर अभी भी एक और वहाँ पहुंचा है जिसमें से 2 औरतें निकलकर अंदर गई हैं। वो और क्या वो जापानी औरतें थी? ब्लैक ज़ीरो ने चौंकते हुए पूछा। यस सर, नोमानी ने जवाब दिया। ठीक है, तुम दोनों अभी बाहर ठहरो, मैं खुद आ रहा हूँ। कुत्ते की आवाज़ सिग्नल होगी, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ओके सर, नोमानी ने जवाब दिया और ब्लैक ज़ीरो ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसने सोचा कि अब खुद वहाँ चले जाना चाहिए, तो हालात बदल चुके हैं। फिल्म और अंगूठी दोबारा मादाम के कब्जे में पहुंच चुकी है। इमरान और सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान उनकी कैद में है। सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन और खतरनाक हो गई है। उसने जल्दी से लिबास तब्दील किया और रिवाल्वर और साइलेंसर लगे रिवाल्वर जेब में डालकर कार संभाली और दानिश मंजिल से बाहर आ गया। उसकी कार का रुख हाउसिंग सोसाइटी की तरफ था। नुमानी की रिपोर्ट के मुताबिक वो हवेली हाउसिंग सोसाइटी के आखिरी कोने पर थी, इसलिए उसकी कार उधर बढ़ती चली जा रही थी। चंद लम्हों के बाद अंधेरा होने के बावजूद उसे हवेली का हेवला नजर आने लगा। उसने कार एक दरख्त के पीछे रोकी और फिर बाहर आ गया। जेब से नकाब निकालकर उसे मुंह पर चढ़ा ली और फिर दरख्तों की आड़ लेकर हवेली की तरफ बढ़ने लगा। वो बहुत ज़्यादा मोहतात था क्योंकि नुमानी की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ मुहाफिज छुपे हुए थे। हवेली से थोड़ी सी दूर वो एक दरख्त के नीचे छुप गया। उसने मुंह से कुत्ते की आवाज़ निकाली। दूसरे लम्हे उसे तकरीबन 10 दरख्त दूर कुत्ते की आवाज़ आई और फिर थोड़ी देर बाद एक साया ज़मीन पर रेंगता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। ब्लैक ज़ीरो चौंक करना हो गया। उसने रिवाल्वर हाथ में ले लिया। साया करीब आते ही बोला सर, और ब्लैक ज़ीरो आवाज़ से ही पहचान गया कि ये नुमानी है। क्या पोजीशन है नुमानी? सर पोजीशन इसी तरह है। चौहान कहाँ है? सर वो कोठी की दूसरी तरफ एक दरख्त पर है। मैंने उसे आपकी मदद इत्तला दे दी है। उसके साथ मैंने उल्लू का सिग्नल तय किया है। ठीक है, उसे सिग्नल देकर यहीं बुलवा लो। ब्लैक ज़ीरो ने नुमानी को हुक्म दिया और दूसरे लम्हे सन्नाटे में उल्लू की आवाज़ गूंज उठी। उन्होंने थोड़ी सी देर इंतज़ार किया, फिर चौहानी भी चक्कर काट कर उनके पास पहुंच गया। मुहाफिजों की तादाद किस तरफ है? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। सामने और पीछे दोनों साइडों पर मुहाफिज मौजूद हैं सर, नुमानी ने कहा। अंदाज़ा है कि उनकी तादाद कितनी होगी? तकरीबन 10 आदमी है जनाब, 5 आगे और 5 पिछली तरफ। देखो चौहान, तुम इमारत के पीछे जाकर उन 5 आदमियों को उलझाओ और कोशिश करो कि किसी तरह वो ओट से निकलकर सामने आ जाए। फिर जैसे ही वो सामने आए नुमानी, तुम उन 5 को खत्म कर दो। फिर ये कार्रवाई सामने की तरफ दोहराओ। बहुत अच्छा जनाब। तुम दोनों के रिवाल्वरों पर साइलेंसर मौजूद है? जी हाँ जनाब। ठीक है, जाओ, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और दोनों झुके झुके कोठी की पिछली की तरफ आ गए। चौहान एक जगह जाकर रुक गया। उसका अंदाजा था कि मुहाफिज आसपास कहीं हैं। उसे सामने के दरख्त पर खड़खड़ाहट की ताज़ा आवाज़ आई और वो चौकन्ना हो गई। यकीनन एक आदमी उस दरख्त पर मौजूद था। वो रेंगता हुआ दरख्त से पीछे हो गया। फिर उसने मतलूबा दरख्त पर निगाहें जमा ली। चंद के बाद उसे शक हुआ कि वो शख्स दरख्त की बाएं साइड पर है। उसने रिवाल्वर का रुख उस सिम किया, फिर ट्रैगर दबा दिया। हल्की सी आवाज़ हुई और दूसरे लम्हे आसपास का इलाका एक ज़ोरदार चीख से गूंज उठा। गोली खुशकिस्मती से सही निशाने पर लगी और फिर एक शख्स किसी गठरी की तरह नीचे ज़मीन पर आ पड़ा। चौहान ने दूसरा फायर कर दिया और वो शख्स जो फर्श पर पड़ा तड़प रहा था साकत हो गया। अचानक असल दरख्त की तरफ मुख्तलिफ सिमतों से फायरिंग होने लगी। चौहान को अंदाज़ा हो गया कि बाकी मुहाफिज किस सिमत पर हैं, लेकिन वो खामोश रहा। फिर अचानक मुख्तलिफ साइडों से साए निकलकर उस दरख्त की तरफ आने लगे। वो शायद अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये कौन है। वो हद से ज़्यादा मुहतात होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चौहान की स्कीम कामयाब हो गई। वो उन्हें ओट से बाहर निकाल लाने में कामयाब हो गया। ये तादाद में 4 थे और वो चारों अलग-अलग रास्तों से उस तरफ बढ़ रहे थे। फिर वो जैसे ही उस दरख्त के करीब आए, अचानक चौहान ने तने की ओट से ट्रैगर दबा दिया। उधर दूसरी तरफ से नुमानी जी शायद इसी इंतज़ार में था। उसने भी गोली चला दी। उनमें से 3 तो वहीं ढेर हो गए। चौथा भागने लगा, मगर नुमानी ने उसे भी ढेर कर दिया। उनके मुंह से चीखें निकली थी, इसलिए दोनों अपनी अपनी जगह खामोश खड़े रहे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि हवेली की दूसरी तरफ उनकी चीखें ज़रूर पहुंची होंगी और वो लोग इनका पता करने ज़रूर आएंगे। फिर वही हुआ। चौहान ने 3 आदमी हाथ में टामी गन्ने लिए उस तरफ आते दिखाई दिए। चौहान इतने में रिवाल्वर दोबारा लोड कर चुका था। उसने उन पर फायर खोल दिए। 2 आदमी वहीं गिर पड़े, मगर तीसरा निशाना हाल गया और उस शख्स ने फ़ौरन एक दरख्त की आड़ लेकर चौहान की तरफ टमी गन का दहाड़ा खोल दिया। गोलियों की एक बौछार चौहान की तरफ बढ़ी, लेकिन चौहान बड़े तने के पीछे छुपा हुआ था, इसलिए बच गया। फिर दूसरी सिम से एक फायर हुआ और वो शख्स भी ढेर हो गया। ये यकीनन नुमानी का कारनामा था और फिर वो चौंक पड़ा जब हवेली की शुमाली सिम से 3 चीखें बुलंद हुई। X2 उसी सिम था, इसलिए चौहान भागता हुआ उस तरफ भागा। उसने नुमानी को भी उधर आते देखा। वहीं रुक जाओ, मैंने उन तीनों को ढेर कर दिया है। X2 की आवाज़ आई और वो दोनों रुक गए। रिवाल्वर जेबों में रखकर
टामी गन उठा लो, एक्सटू ने हुक्म दिया और उन्होंने मुर्दा मुहाफिजों के पास पड़ी हुई टामी गन्नें उठा ली और एक टामी गन एक्सटू ने ले ली। अब अंदर चलो, ब्लैक जीरो ने उन्हें हुक्म दिया और वो चीखते हुए हवेली के अंदर दाखिल हो गए। ब्लैक जीरो ने हवेली में दाखिल होने से पहले बाहर का मैदान साफ कर दिया, इसलिए ज़रूरी था कि वो वापसी के वक्त न जाने किस किस्म के हालात हों और ये मुहाफिज इस वक्त रुकावट का बायस ना बन जाएं, वरना वो खामोशी से हवेली दाखिल हो सकते थे। एक्सटू को अपने साथ देकर नुमानी और चौहान की सलाहियतें ज़्यादा निखर गईं, इसलिए उन्होंने आसानी से मुहाफिजों को ख़त्म कर दिया। ब्लैक जीरो इन दोनों से आगे चल रहा था। बरामदे में उन्हें कोई मुहाफिज नज़र नहीं आया, शायद तमाम मुहाफिज हवेली से बाहर ही थे। वो छुपकर चलते हुए बरामदे तक पहुंच गए। हवेली मुकम्मल तौर पर खाली थी। उससे ब्लैक जीरो ने अंदाज़ा लगाया कि जहां तहखाना होंगे। बरामदे से इसमें घुसते ही सामने दरवाज़ा नजर आया जो थोड़ा सा खुला हुआ था। ब्लैक जीरो ने अंदाज़ा लगाया कि ये वही रास्ता होगा। वो खामोशी से अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही ब्लैक जीरो दीवार से चिमट गया, लेकिन एक लम्हे इंतज़ार करने के बाद जब कुछ अमल दखल ना हुआ तो वो समझ गया कि कमरा खाली है। उसने नुमानी और चौहान को अंदर आने का इशारा किया। तीनों अंदर आ गए। ब्लैक जीरो ने जेब से खाली टार्च निकाली और फिर टार्च की बारीक शुआ तमाम कमरे में घूमती चली गई। कमरा वाकई खाली था। सामने एक और दरवाज़ा था, ये भी शायद कोई कमरा था। वो इसमें दाखिल हो गए। इसी तरह वो कई कमरों में घूमते रहे। जब वो एक छोटे से कमरे में पहुंचे, वहाँ उन्होंने एक जगह सिगरेट की राख देखी। ब्लैक जीरो ने तमाम कमरों में टार्च की रोशनी डाली, लेकिन ऐसा कोई बटन या हुक नज़र न आया जिससे वो तहखाने का रास्ता मालूम करते। ब्लैक जीरो परेशान हो गया, तहखानों का रास्ता कैसे मालूम किया जाए। अचानक उसकी टार्च की रोशनी दीवार में लगी हुई एक कील पर पड़ी। पहले तो वो उसे नज़रअंदाज कर गया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि इस पर भी कोशिश करके देख लिया जाए, शायद कामयाबी हो। वो कील की तरफ बढ़ा। उसने कील को खींचा, दुबाया, घुमाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ब्लैक जीरो मायूस हो गया। उसने कील से हाथ हटाकर दोबारा पेंसिल टार्च पकड़ी तो दूसरी जगह देखने लगा। नुमानी और चौहान खामोश थे। फिर बिल्कुल मायूस होकर उसने टार्च जेब में रखनी चाहिए, मगर अचानक टार्च की रोशनी उसके हाथ पर पड़ी और वो चौंक कर रह गया। उसके हाथ पर स्याही लगी हुई थी। वो हैरान रह गया कि ये कालक कहाँ से लग गई है। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। फिर उसे ख्याल आया कि इस हाथ से उसने कील को पकड़ा था। उसने दोबारा टार्च की रोशनी कील पर डाली। अब उसे महसूस हुआ कि कील धुएं से स्याह हुई है। फिर वो सोचने लगा कि कील पर यह स्याही कैसे लगी। अचानक उसके जहन में एक ख्याल गुजरा। उसने मुड़कर नुमानी से पूछा, तुम्हारी जेब में माचिस या लाइटर है? मेरे पास है सर, चौहान ने कहा और जेब से केस लाइटर निकालकर ब्लैक जीरो को दे दिया। वो दोनों हैरान थे कि एक्सट्रू को अचानक लाइटर या माचिस की क्या ज़रूरत पड़ गई। ब्लैक जीरो ने लाइटर जलाया। उसका शोला कील पर पड़ने लगा। उसका एक अंदाज़ा था। फिर चंद लम्हे बाद जब वो मायूस होने लगा, अचानक कमरे के एक कोने से फर्श हट गया। ब्लैक जीरो का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसका अंदाज़ा सही निकला। उधर नुमानी और चौहान दोनों की आंखें हैरत से फट गईं। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, ये क्या एक्स2 इल्मे गैब जानता है या कोई माफूकुल फितरत हस्ती है? उसे कैसे पता चला कि कील पर शोला डालने से फर्श हट जाएगा? ये एक ऐसी चीज़ थी जिसका किसी शख्स को तसव्वुर भी नहीं हो सकता था। फर्श हटते ही ब्लैक जीरो ने उन दोनों को अपने पीछे आने का इशारा किया और नीचे जाती हुई सीढ़ियों पर उतरते चले गए। इमरान, ये बताओ कि तुम्हें इस अंगूठी के राज का कैसे पता चला और तुम इस मोटरसाइकिल सवार के फ्लैट पर कैसे पहुंच गए? मादाम बासाशी ने पूछा। मैं रोज़ाना रात का मुराकबा करता हूँ, मुराकबे से मुझे सब कुछ पता चल जाता है। इमरान ने संजीदगी से कहा। मुराकबा क्या होता है? ये एक खास किस्म की वर्जिश है। इसका तरीका यह है कि सर के बल उल्टा खड़ा होकर और फिर एक अंडा सर के नीचे रखकर उस अंडे पर लट्टू की तरह जिस्म को घुमाना शुरू कर दिया। इस वर्जिश को मुराकबा कहते हैं। तुम मजाक कर रहे हो? मादाम बासाशी अचानक बिगड़ गई। अब इमरान को इसके बिगड़ने की परवाह ना थी, क्योंकि वो सिर्फ ये वक्त चाहता था और वो उसको मिल चुका था। उसने उस वक्त से फ़ायदा उठाकर रस्सियाँ खोल ली। रस्सियाँ खोलने में उसके नाखूनों पर लगे हुए ब्लेड काफ़ी काम आए। उसने अचानक उछलकर एक रिवाल्वर वाले के मुंह पर टक्कर मारनी चाहिए, मगर एक रस्सी अचानक बंधी रह गई। इमरान का पैर उस रस्सी से उलझ गया और वो मुंह के बल फर्श पर आ रहा। तीनों मादाम बासाशियाँ उछलकर खड़ी हो गईं। रिवाल्वर वाले ने इमरान पर फायर करना चाहा, मगर उसी लम्हे कैप्टन शकील अकाब की तरह झिपटा और दूसरे लम्हे उसने एक मादाम बासाशी की गर्दन के गिर्द अपना बाजू डाल दिया, मगर एक मादाम बासाशी अचानक पलटी और दरवाजे से बाहर निकल गई। खबरदार, अगर किसी ने फायर किया तो मादाम की गर्दन तोड़ दूंगा, कैप्टन शकील ने गराते हुए कहा। इतने में सफदर भी रस्सियां खोलकर उठ खड़ा हुआ। उसने एक और मादाम के हाथ पर लात मार दी, जो जेब से रिवाल्वर निकाल रही थी। इमरान के लिए इतना मौका काफ़ी था। वो तेज़ी से उछला और फिर एक रिवाल्वर वाला
ड्रामा करता हुआ फर्श पर जा गिरा। इमरान के सर की टक्कर उसके पेट पर पड़ी। दूसरा रिवाल्वर वाला उछलकर एक तरफ पलटा। फिर उसने फायर करना चाहा, मगर जूलिया यकदम अपनी कुर्सी पर उछली और कुर्सी पास खड़े हुए रिवाल्वर बरदार की टांगों पर जोर से लगी। वो धड़ाम से नीचे जा गिरा कि उसके ऊपर जा पड़ी। जूलिया बदस्तूर कुर्सी से बंधी हुई थी। मादाम बसाशी ने कैप्टन शकील के चेहरे पर टक्कर मारी, मगर कैप्टन शकील ने उसकी कमर में जोरदार घूंसा मारा और साथ ही उसकी गर्दन बाजू से दबा दी। बसाशी की आंखें उबल आईं। उधर सफदर ने जिस मादाम बसाशी के हाथ पर लात मारी वो ज्यादा तेज निकली। उसने कलाबाजी खाई और फिर सफदर से बचती हुई इमरान से जा टकराई, जो जूलिया के नीचे दिए हुए आदमी को गिरेबान से पकड़कर उठा रहा था। सफदर ने दूसरी बसाशी पर लात मारी। उसी लम्हे एक मादाम बसाशी जिसके पास फिल्म और अंगूठी थी दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। उसे मत जाने देना, उसके पास फिल्म और अंगूठी है। इमरान ने उसे बाहर छलांग लगाते देखकर चीहा। सफदर उसकी तरफ लिपका, मगर कैप्टन शकील के नीचे में फंसी हुई बसाशी ने टांग उड़ा दी और सफदर धड़ाम से मुंह के बल फर्श पर गिर गया। कैप्टन शकील ने बाजू का दबाव देकर एक जोरदार झटका दिया और मादाम बसाशी के मुंह से बेएहतियात चीख निकल गई। उसका सर ढलक गया। वो बेहोश हुई। कैप्टन शकील ने उसे एक तरफ धक्का दिया, मगर दूसरे लम्हे वो हैरान रह गए जब उस बेहोश होने वाली मादाम बसाशी ने बाहर छलांग लगा दी। वो उठते हुए सफदर के ऊपर से होती हुई बाहर जा गिरी। कैप्टन शकील ने उसके पीछे या बाहर छलांग मारनी चाहिए, मगर इतने में सफदर उठ चुका था। चनाचे दोनों एक दूसरे से टकराकर फर्श पर गिर गए। उधर इमरान दोनों को खत्म कर चुका था। फिर वो अंधाधुंध भागते हुए गैलरी में आए, मगर गैलरी खाली थी। फिर अचानक सामने से 3 नकाबपोश टामी गन उठाए अंदर आते नजर आए। खबरदार, अगर किसी ने हरकत की। एक टामी गन वाला अगर आया, तमाम ठटक कर रुक गए क्योंकि ये X2 की आवाज़ थी। सर तीनों मादाम बाहर निकल गई। इमरान ने सबसे पहले हाँक लगाई, ओ तुम। X2 ने गन झुका ली। इमरान उनके मुहालिफ से भागना चाह रहा था। गैलरी के उस कोने में भी सीढ़ियां थी जो ऊपर जा रही थी। फिर कैप्टन शकील और सफदर भी सीढ़ियां चढ़ने लगे। इतने में नुमानी और चौहान भी भागते हुए उधर आ गए। जूलिया अंदर बंदी हुई है, उसे खोलो, सफदर ने तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए कहा और नुमानी फुर्ती से कमरे में घुस गया। इमरान तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर गया तो वो एक छोटे से कमरे में पहुंचा जिसका दरवाज़ा खुला था, और कमरे से जैसे ही निकला उसने अपने आप को कंपाउंड में पाया। उसी लम्हे एक कार हवेली के बाहर स्टार्ट हुई और इमरान भागता हुआ कंपाउंड से बाहर निकल गया। फिर वो पूरी कुव्वत से कार के पीछे भागने लगा। उसने भागते हुए रिवाल्वर के फायर किए, मगर कोई भी गोली निशाने पर ना लगी और कार बर्क रफ्तारी से दौड़ती आगे चली गई। इमरान रुक गया एक दफ़ा। फिर वो जीती हुई बाजी हार चुके थे। तीनों बादशाह एक के बाद दीगरे भागती हुई कंपाउंड में आई और फिर हवेली से बाहर निकल गई। उन्होंने कार दीवार की आड़ में खड़ी की हुई थी। पहले वाली बादशाही कार में बैठ चुकी, दूसरी भी आ पहुंची। फिर जैसे ही कार स्टार्ट हुई तीसरी भी बेतहाशा भागती हुई करीब आ पहुंची। दरवाज़ा खुला और वो चलती हुई कार में घुस गई। फिर उन्होंने इमरान को कार को पीछे भागते देखा। मादाम बसाशी ने एक्सीलेटर पर पूरा दबाव डाल दिया और कार हवा हो गई। इमरान पीछे रह गया। तोबा तोबा, कितने तेज़ लोग हैं। कार चलाने वाली मादाम बसाशी ने तवील सांस लेते हुए कहा, मैं तो हैरान हूँ, उन्होंने रस्सियाँ कैसे खोल ली। हमारा कोई भी मुहाफिज बाहर नहीं था, शायद तमाम मारे जा चुके हैं। इसका मतलब है इनके और आदमी भी अंदर आ रहे थे। कार तेजी से दौड़ती हुई हाउसिंग सोसाइटी क्रॉस करके कंट्री क्लब रोड पर आने के लिए और फिर थोड़ी देर बाद वो शहर पहुंच गई। शहर पहुंचकर उन्होंने आहिस्ता कर ली क्योंकि सड़कों पर बेपनाह ट्रैफिक थी। सिनेमाओं का दूसरा शो खत्म हुआ था, इसलिए ट्रैफिक यकदम बढ़ गया। तनवीर एक फिल्म देखकर सिनेमा से बाहर निकला। उसने मोटरसाइकिल संभाली और सड़क पर आ गया। उस लम्हे एक कार उसके करीब से गुजरी और फिर वो ये देखकर चौंक पड़ा कि ड्राइविंग सीट पर उसे वही जापानी लड़की नजर आई जो उसके फ्लैट पर उससे अंगूठी ले आई थी। तनवीर ने मोटरसाइकिल कार के पीछे लगा दी। वो उसका ताकुब करके उसकी रिहाइशगाह देखना चाहता था। कार मुख्तलिफ सड़कों पर घूमने के बाद एक बाजार में रुक गई। तनवीर ने भी मोटरसाइकिल एक तरफ रोक दी और फ्लैट हेड चेहरे पर झुका दिया। उसने देखा कि कार से 3 जापानी लड़कियां निकली थी और फिर वो तीनों सड़क क्रॉस करके दूसरी साइड के फुटपाथ पर चलने लगी। तनवीर ने भी मोटरसाइकिल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा ली। उसे परेशानी थी कि ये पैदल चलने वालों की भीड़ में गुम ना हो जाए, लेकिन उसे ये देखकर खुशी हुई कि वो अगले चौक में एक टैक्सी पर बैठ चुकी थी। तनवीर को मामला कुछ ज्यादा ही पुरअसरार नजर आया कि उन्होंने कार यूं छोड़कर टैक्सी क्यों ले ली। क्या वो कार से पीछा छुड़ाना चाहती थी? अब तनवीर पूरी तवज्जो से उनकी टैक्सी का ताकुब करने लगा। टैक्सी मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई फ्लावर कॉलोनी की तरफ मुड़ गई। तनवीर बदस्तूर काफ़ी फासले से ताकुब में था। टैक्सी फ्लावर कॉलोनी की एक और दर्जे की अंगूठी के गेट में मुड़ गई। तनवीर आगे निकलता चला गया। थोड़ी दूर जाकर वो रुक गया। फिर उसे टैक्सी कोठी से निकलती नजर आई। उसने देखा कि टैक्सी खाली थी। इसका मतलब है कि तीनों लड़कियां कोठी में रह गई हैं। तनवीर ने मोटरसाइकिल एक तरफ रोकी, फिर कोठी की तरफ चलने लगा। उसकी कलाई में आवाज़ ट्रांसमीटर मौजूद था। उसे ख्याल आया कि X2 को रिपोर्ट देकर मजीद हिदायत ले। चनाचे वो एक दीवार की आड़ में आकर आवाज़ ट्रांसमीटर पर X2 से राब्ता कायम करने लगा। चंद ही लम्हों बाद राब्ता कायम हो गया। इमरान के रुकते ही X2 और बाकी टीम हवेली से बाहर निकल आई। क्या वो निकल गई? X2 ने इमरान से पूछा। यस सर, वो निकलने में कामयाब हो गई। फिक्र ना करो, मैं जल्दी उनके दूसरे अड्डे का पता चलाऊंगा, X2 ने मायनी हेज लहजे में कहा और इमरान चौंक पड़ा।
मैं वापस दानिश मंजिल जा रहा हूँ। इमरान तुम मेरे साथ आओ। आप सब लोग अपने अपने फ्लैटों पर चले जाएं और मेरे हुक्म का इंतज़ार करें। शायद जल्द ही आप सबको दोबारा भाग दौड़ करनी पड़े। X2 ने उन सबको हुक्म दिया और उन सब ने खामोशी से सर झुका दिए। ब्लैक ज़ीरो इमरान को अपने साथ लिए अपनी कार की तरफ बढ़ गया। कार में बैठकर इमरान ने ड्राइविंग सीट संभाली और कार तेज़ी से चल दी। ब्लैक ज़ीरो ने नकाब उतार दी और इमरान ने कार की अंदरूनी लाइट बुझा दी कि कहीं कोई मेंबर पास से गुजरते हुए ब्लैक ज़ीरो की शक्ल ना देख ले। ये बहुत बुरा हुआ इमरान साहब। हाँ, लेकिन तुम्हारे जहन में कोई आइडिया है? नहीं, मैंने सिर्फ इस मकसद के लिए ये कहा कि मेंबर्स के जहनों में मेरी शख्सियत के मुतालिक मौजूद तस्वुर कहीं धुंधला ना पड़ जाए और वो कहीं ये सोचना ना शुरू कर दे कि X2 नाकाम हो गया। तुमने अच्छा किया, इमरान ने संजीदगी से कहा। इतने में उनकी कार दानिश मंजिल के सामने जाकर रुक गई। ब्लैक ज़ीरो दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरने लगा, फिर यकदम रुक गया। उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी जिसके फाइल में एक सुरख नुक्ता जल रहा था। उसने दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया। क्या बात है? इमरान ने उसे दरवाज़ा बंद करते देखकर पूछा। वॉच ट्रांसमीटर कॉल है। ओह, ये किसकी कॉल है? सर, मैं तनवीर बोल रहा हूँ। ओवर। ब्लैक ज़ीरो तनवीर की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। उसने घड़ी की चाबी के करीब मुंह लगाकर कहा, X2 ओवर। सर, वो जापानी लड़की जिसकी मैं अंगूठी ले आया था 2 और जापानी लड़कियों के साथ इस वक्त फ्लावर कॉलोनी की कोठी नंबर 20 में मौजूद है। ओवर। और ब्लैक ज़ीरो यूं उछल पड़ा जैसे उसके पैरों में बम फट पड़ा हो। इत्तला इंतहाई गैर मुतवक्का और हैरत अंगेज थी। तुम्हें कैसे पता चला? ओवर। ब्लैक ज़ीरो ने तेज़ लहजे में कहा और फिर तनवीर ने ताकुब की पूरी रिपोर्ट दे दी। ठीक है, तुम वहीं ठहरो। मैं इमरान सफदर कैप्टन शकील को वहां भेज रहा हूं। इमरान नहीं, वहां पहुंचकर मजीद हिदायत देगा। ओवर। गुड लक इमरान साहब। लुत्फ आ गया और फिर उसने इमरान को तनवीर की मिली हुई तमाम रिपोर्ट सुना दी। वेरी गुड ब्लैक ज़ीरो, तनवीर ने कमाल कर दिया। इसे कहते हैं खुशकिस्मती। अब मैं देखूंगा कि ये तीनों कहाँ जाती हैं। तुम अंदर जाकर कैप्टन शकील और सफदर को कॉल करके वहाँ भेजो। मैं वहीं जा रहा हूँ। ब्लैक ज़ीरो तेज़ी से कार से उतर गया। इमरान ने फुर्ती से कार मोड़ी और फिर इस कार कर वो फ्लावर कॉलोनी की तरफ हो गया। फ्लावर कॉलोनी यहाँ से काफ़ी फासले पर थी और वो जल्द अज जल्द वहाँ पहुँच जाना चाहता था, इसलिए वो लम्हा ब लम्हा कार की रफ्तार बढ़ाता चला जा रहा था। जैसे ही वो फ्लावर कॉलोनी पहुंच गया, फिर उसे तनवीर सड़क के एक तरफ खड़ा नजर आ गया। उसने कार रोक ली। कार रोक कर वो नीचे उतर आया। तनवीर दी ग्रेट, क्या हाल है? इमरान का लहजा मुसरत से भरपूर है। ठीक है, लेकिन तुम बहुत जल्द आ गए। अभी मुझे X2 को कॉल करके थोड़ी ही देर गुजरी है। तनवीर ने हैरत से कहा। तुमने बुलाया, हम चले आए। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जब तुम्हारी कॉल पहुंची मैं इस वक्त दानिश मंजिल में ही मौजूद था। तुम इस वक्त दानिश मंजिल में क्या कर रहे थे? तनवीर ने मानी है इस लहजे में कहा। तुम्हारे X2 को मसला फीसा गोरस समझा रहा था। यार, ये X2 बिल्कुल डफर है। उसके समझ में नहीं आता। समझा कर थक गया हूँ। बस अब अपनी बकवास रहने दो और बताओ मुझे क्या करना है। मुझसे इस सर्दी में यहाँ नहीं रुका जाता। इतने में कैप्टन शकील की कार भी वहां पहुंच गई। फिर चंद लम्हे बाद सफदर भी पहुंच गया। क्या बात है इमरान साहब, क्या मादाम का पता चल गया? यार, मादाम तुम्हें मादाम नहीं मादामों को हो। अच्छा चलो तैयार हो जाओ। तनवीर, कौन सी कोठी है? अचानक इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। वो सफ़ेद कोठी। तनवीर ने इशारतन कहा। तुम्हें यकीन है कि वो बाहर नहीं निकली? क्या मैं अंधा हूँ? अगर वो बाहर निकलती तो मुझे नजर आ जाता। तनवीर ने कहा। अच्छा चलो, लेकिन हमें करना क्या है? सफदर ने पूछा। सुना, तनवीर की रिपोर्ट के मुताबिक तीनों मादाम बसाशें इस कोठी में है। तुम तनवीर ऐसा करो, बाहर रहो और ये ख्याल रखो कि कोई निकल कर ना जाए। अगर कोई निकले तो बेशक उसे गोली मार देना। शकील और सफदर, हमने अंदर जाना है। इमरान उन्हें हिदायत देते हुए कहा। ठीक है चलो, कैप्टन शकील ने कहा और वो तीनों तेजी से कोठी की पुश की तरफ बढ़ गए। कोठी की पुश पर दीवार के करीब पहुंचकर वो रुक गए। दीवार कुछ ज्यादा बुलंद थी। इमरान ने जंप किया और दूसरे लम्हे उसके हाथ दीवार के सिरे तक पहुंच गए। अंदर कुत्ते ना हो? सफदर ने कहा। नहीं, अगर कुत्ते हुए तो अब तक उन्होंने भोंक भोंक कर आसमान सर पर उठा लेना था। इमरान ने जवाब दिया। फिर वो तीनों अंदर कूदते चले गए। वो चंद लम्हे तक दम साधे वहीं पड़े रहे, फिर झुककर तेजी से इमारत के अंदर बढ़ते गए। इमारत की पुश से होने वाले वो सामने के रुख पर आ गए। फिर वो तीनों पोर्च में पहुंच गए। पोर्च में अंधेरा था, लेकिन सामने वाले दरवाजे से रोशनी की एक हल्की सी रमक नजर आ रही थी। इमरान आहिस्ता से दरवाज़ा खोल के उसके अंदर गया। फिर उसने की होल से झांका, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। इमरान ने दरवाज़ा को दबाया तो वो खुल गया। थोड़ी देर बाद झरी करके इमरान ने दोबारा अंदर झांका, लेकिन कमरा खाली था। इमरान दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। उसके पीछे ही कैप्टन शकील और सफदर भी कमरे में घुस गए। कमरे के सामने वाले दरवाजे से भी वो दूसरी तरफ रोशनी नजर आ रही थी। इमरान दबे पांव दरवाजे के करीब गया। फिर उसे अंदर से आवाज़ें सुनाई दी। उसने दरवाजे को हल्के से दबाया। अब आवाज़ें साफ सुनाई देने लगी। मेरे ख्याल में इमरान के कत्ल के मिशन कोई अल्लाह को फ़िलहाल रहने दिया जाए। हमें जल्द से जल्द इस मुल्क से निकल जाना चाहिए। एक आवाज़ आई। ठीक है, हमारे लिए फिल्म और अंगूठी हासिल कर लेना ही बड़ी कामयाबी है, वरना हो सकता है कि हम इमरान के कत्ल के चक्कर में इससे भी हाथ धो बैठें।
दूसरी ने राय दी। इमरान ने मुड़कर कैप्टन शकील और सफदर को इशारा किया, फिर दरवाजे को जोर से लात मारी और उछलकर अंदर दाखिल हो गया। कैप्टन शकील और सफदर भी तेजी से कमरे में घुस गए। खटका होते ही तीनों बादशाह जो सोफे पर बैठी बातें कर रही थी उछलकर खड़ी हो गई। उन्होंने रिवाल्वर निकालने के लिए जेबों में हाथ डाले, मगर खबरदार, अगर किसी ने हरकत की तो गोली मार दूंगा, इमरान ने कराहत लहजे में कहा और तीनों के हाथ रुक गए। वैसे वहां इमरान और उसके साथियों को अचानक देखकर उन तीनों के रंग फक हो गए। सफदर, उनकी तलाशी लेकर रिवाल्वर निकाल लो, इमरान ने सफदर को कहा और सफदर उनकी जेबों से रिवाल्वर निकाल लिए। हाँ तो मादाम बादशाह, आपके तीसरे मिशन को कामयाब बनाने के लिए मैं खुद हाजिर हो गया हूँ, इमरान ने उनकी तरफ से इत्मीनान होते हुए कहा। लेकिन तीनों में से किसी ने जवाब दिया। वो इमरान को यूं देख रही थी जैसे उनका पाला किसी भूत से पड़ गया हो। सफदर, उनके हाथ रस्सियों से बांध दो, इमरान ने एक हाथ से रस्सी निकालकर सफदर की तरफ फेंकते हुए कहा। सफदर रस्सी लेकर एक तरफ बढ़ा। वो जानबूझकर पीछे की तरफ से आया, मगर उसने जैसे ही उसके हाथ पकड़े अचानक उछलकर उसके सर पर से होता हुआ उसे सामने खड़े इमरान पर जा पड़ा। मादाम बादशाह ने न जाने कौन सा दाव मारा था। सफदर के यूं अचानक आ टकराने से इमरान भी लड़खड़ाकर नीचे जा गिरा। कैप्टन शकील का ध्यान एक लम्हे के लिए इस नागहानी वाक़या की तरफ गया और दूसरे लम्हे उसके हाथ से भी रिवाल्वर निकल गया। एक मादाम बादशाह की जोरदार टांग किक उसके हाथ पर पड़ी। तीसरी ने लपक कर रिवाल्वर उठा लिया। हैंड्स अप, उसने जोरदार लहजे में कहा, मगर कैप्टन शकील रिवाल्वर की परवाह किए बगैर उसकी तरफ झिपट पड़ा। मादाम बादशाह ने फायर कर दिया। गोली कैप्टन शकील के बालों में घुस गई, मगर कैप्टन शकील ने उसे दोनों हाथों पर उठाकर फर्श पर दे मारा। उधर सफदर और इमरान भी बाकी दो की तरफ लिपके, मगर उसी लम्हे कमरे का आधा फर्श तेजी से धंस गया। इत्तफाक ये था कि दो मादाम बादशाह उसी फर्श में घुस गईं। सफदर ने इधर अचानक छलांग लगानी चाहिए, मगर इतने में फर्श बराबर हो चुका था। अजीब सिस्टम था, फर्श तख्ते की तरह घूमकर वापस आ गया। शायद किसी खुफिया बटन के दबने से ऐसा हुआ था। एक मादाम बादशाह जिसके कान की आधी लोक कटी हुई थी इस पर पड़ी। वो वही थी जिसको कैप्टन शकील ने उठाकर फेंका था। वे बेहोश पड़ी थी। उसे उठाकर ले आओ, इमरान ने कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ लिपक पड़ा। उसकी नज़र साइड की एक टेबल पर पड़ी जिस पर फिल्म वाला पैकेट और अंगूठी मौजूद थी। इमरान ने लिपक कर वो पैकेट और अंगूठी उठाकर जेब में डाली। ने फुर्ती से मादाम बादशाह को उठाकर कंधे पर डाल लिया। कैप्टन शकील के बाजू से खून बह रहा था, लेकिन उसने परवाह ना की और वो भी उनके पीछे दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। कैप्टन शकील और सफदर उसे दानिश मंजिल ले आओ, इमरान ने सफदर और कैप्टन शकील से कहा और सफदर और कैप्टन शकील बेहोश मादाम बादशाह को उठाकर फाटक से बाहर निकल गए। इमरान भागता हुआ दोबारा इसी कमरे में आया और फिर थोड़ी सी तलाश के बाद उसे एक तरफ दीवार में वो खुफिया बटन नजर आ गया। उसने वो बटन दबाया, दूसरे लम्हे फर्श हट गया। इमरान ने अंधाधुंध छलांगे लगा दी। वो एक कमरे में जा गिरा। कमरे के नीचे फर्श पर पड़ी हुई तय का कपड़ा बिछा हुआ था, इसलिए उसे कोई चोट न आई। लेकिन ये बड़ा अजीब सा था। कमरे का सामने का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो तेज़ी से इस दरवाजे की तरफ बढ़ा और वो ये देखकर हैरान रह गया कि ये दरवाज़ा एक सुरंग में खुलता था। सुरंग काफ़ी दूर तक चली गई। वो सुरंग में भागता हुआ चला गया। सुरंग काफ़ी तवील साबित हुई और जब वो के दूसरे सिरे पर बाहर आया तो उसने अपने आप को फ्लावर कॉलोनी के एक कोने पर एक ज़ेरे तामीर कोठी में पाया। शायद इन दोनों कोठियों को मिलाने के लिए ये सुरंग तामीर की गई थी। वो ज़ेरे तामीर कोठी से बाहर निकला, मगर दोनों मादाम बादशाहों का पता ना चला। वो दोनों भाग निकलने में कामयाब हो चुकी थी। मादाम बादशाह की मीटिंग हॉल में इस वक्त सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबर्स मौजूद थे। एक्स्ट्रा ने उन्हें केस की तफसीलात से आगाह करने के लिए बुलवाया। इमरान भी एक कोने में यूं सर झुकाए बैठा था जैसे वाकई मुराकबे में हो। इमरान साहब, क्या बात है, आज खामोश हैं? सफदर ने उसे छेड़ते हुए कहा, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक्स्ट्रा से सिफारिश करूँ कि वो तमाम मेंबर्स के लिए वर्जिश लाजमी कर दे जो मैंने मादाम बादशाह को बताई थी। खुदा के लिए इमरान साहब, एक्स्ट्रा को ऐसा मशवरा ना देना, हमारी इस आदाब में जान आ जाएगी, सफदर ने हंसते हुए कहा। वैसे मेरा ख्याल है तनवीर के लिए ये वर्जिश ठीक रहेगी क्योंकि उसका दिमाग अक्सर अपनी जगह से खिसका रहता है। शट, आप बकवास मत करो वरना हड्डियाँ तोड़ दूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आजकल कश्ताए फौज दिखा रहे हो, इमरान ने कहा और फिर सब हंस पड़े। तनवीर का चेहरा और बिगड़ गया, मगर इससे पहले कि वो जवाब में कुछ कहता कमरे में ट्रांसमीटर की आवाज़ गूंजी। हेलो मेंबर्स, आप लोग केस की तफसीलात सुनने के लिए बेताब होंगे। एक्स्ट्रा की मखसूस आवाज़ कमरे में गूंजी। ये केस इस वक्त शुरू हुआ जब एक पहर को अचानक इमरान की कार को टाइम बम से उड़ा दिया गया। इमरान इस दिन बाल बाल बचा। फिर इमरान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। इस तरह एक मादाम बादशाह सामने आई। उसने जल्दी हमारी खुफिया लिबार्टी में जगह पैदा कर ली और वो वहाँ से इंतहाई खुफिया फार्मूले का राज ले उड़ी। इधर तीसरी मादाम बादशाह सामने आई। उसके कारकुनों ने मुल्क के दफाई निज़ाम का नक्शा उड़ाना चाहा। ये तमाम प्लानिंग इंतहाई मकरूह मगर हद से ज़्यादा खतरनाक थी। बस अचानक रसी बाकी दो मिशन भी सामने आ गए, वरना हम पहले मिशन के चक्कर में रह जाते और वो अपना काम करके निकल जाती।
अगर वो अपने मिशन में कामयाब हो जाती तो हमारे मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचता। मुल्क की दफाई नक्शे की फिल्म तो मेरे पास पहले ही इमरान की हाजिर दिमागी और बरवक्त एक्शन की वजह से पहुंच चुकी थी। फिर तनवीर इत्तफाक से एक मादाम बासाशी से टकरा गया और वो इस तरह अंगूठी जिसमें सोफिया फार्मूले की फ़ोटो बंद थे मेरे पास पहुंच गई। इस तरह पांसा पलट गया। एक दफ़ा फिर हैरत अंगेज तौर पर तनवीर काम आया। तनवीर फिल्म देखकर निकल रहा था कि उसने उनकी कार देख ली और फिर उनका ताकुब करता हुआ वो फ्लावर कॉलोनी पहुंच गया। उसे एक इत्तेफाक समझिए कि तनवीर इस तरह अचानक उनसे टकरा गया और इस तरह हम एक बार फिर उनके आड़े से वाकिफ़ हो गए। मैंने इमरान सफदर कैप्टन शील को तनवीर के पास भेज दिया। ये लोग कोठी में दाखिल हुए। तीनों मादाम बासाशी वहाँ मौजूद थी। वहाँ एक बार फिर लड़ाई हुई। कैप्टन शील का बाजू जख्मी हो गया। एक मादाम बासाशी बेहोश हो गई मगर वो निकल जाने में कामयाब हो गई। फिल्म और अंगूठी वो वहीं छोड़ गई। वो हमारे हाथ लग गई। इन दोनों मादाम बासाशियों को बेहतरा तलाश किया गया लेकिन वो ना मिली। ख्याल है कि वो मुल्क से फरार होने में कामयाब हो गई है। एक मादाम बासाशी जो बेहोश हो गई उसे दानिश मंजिल में ले आया गया मगर उसने यहाँ आकर अपनी कलाई की रग काट कर खुदकुशी कर ली। मरते वक्त उसने सिर्फ चंद बातें बतलाई। फिर मौत ने उसे मजीद बताने की फुर्सत ना दी और वो ख़त्म हो गई। अब आप लोग कुछ पूछना चाहें तो सवाल कर सकते हैं, एक्स2 ने इजाज़त देते हुए कहा। सर, इन तीनों में से असल मादाम बासाशी कौन थी? ओ हाँ, ये अहम बात मैं बताना भूल गया। ये कैसे हो सकता है कि उनमें से कोई एक असल हो? तीनों ही असली थीं। दरअसल बात ये थी कि मादाम बासाशी किसी शख्सियत का नाम नहीं, जापान के भक्कर जासूसी ने अपने मखसूस रेडी एजेंटों के एक शोबे का कोड मादाम बासाशी मुकर्रर किया हुआ है। इस शोबे में यही तीन औरतें काम करती थी। तीनों अपने आप को मादाम बासाशी कहलाती थी। इस शोबे का असूल है कि जहाँ भी किसी मिशन में जाना पड़ता उन तीनों को मेकअप करके भेजा जाता था। इन तीनों की अलग अलग ग्रोथ थे। तीनों के अलग अलग मिशन होते थे। इस मुल्क के जासूस इन तीनों मुख्तलिफ मिशन और इन तीन मादाम बासाशियों की वजह से चक्कर खा जाते और अमूमन एक मिशन उनके सामने आता और वो इसमें उलझ कर रह जाते। बाकी दो बड़े इत्मीनान से अपने मिशन पूरे करती और फिर तीनों गायब हो जाती। इस मुल्क के जासूस हाथ मलते रह जाते। ये तरीका अब तक बहुत कामयाब रहा था। इन तीनों को हमारे मुल्क में पहली बार भेजा गया मगर पहली बार ही नाकाम रही। उनमें से एक गिरफ्तार हो गई। ये तमाम बातें गिरफ्तार होने वाली मादाम बासाशी ने मरते वक्त बतलाई थी, वरना पहले ये ख्याल किया जाता था कि मादाम बासाशी दरअसल एक है। बाकी दो औरतें उसने सिर्फ उलझाने के लिए रखी हुई थी। क्या अब दो मादाम बासाशा ही रह गई थी? जूलिया ने पूछा। नहीं, तीसरी कोई और जासूसा शोबे में भर्ती कर ली जाएगी। सर, एक सवाल मेरा भी है। इमरान ने अचानक सर उठाकर पूछा। क्या ख्याल है सर, अगर मिस जूलिया नाफ्टर वाटर को बतौर थर्ड मादाम बासाशी उस शोबे में भर्ती कर दिया जाए? इमरान ने कहा और जूलिया इमरान को गुस्से भरी निगाहों से घूरने लगी। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल गलत है। मिस जूलिया मेरे महकमे की काबिल फ़ख्र मेंबर है और मुझे खुशी है कि जूलिया ने अब तक हमेशा बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। एक्स2 ने जूलिया की तारीफ़ कर दी और जूलिया का चेहरा फरते मुसरत से यूं गुलनार हो गया जैसे उसे हिफ्ते अक़लीम की दौलत मिल गई हो। कोई और सवाल? एक्स2 ने पूछा। सब मेंबर खामोश रहे। ओके, ओवर एंड ऑल, एक्स2 ने कहा और आवाज़ आनी बंद हो गई। तुमने मेरे मुतालिक ऐसा ख्याल क्यों जाहिर किया? ट्रांसमीटर बंद करके जूलिया ने जूती उतार ली। मोहतरमा, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। इमरान ने उसके हाथ में पकड़ी हुई जूती की तरफ इशारा करके कहा। जूलिया ने झीम कर हाथ नीचे कर लिया और कमरा भरपूर कहकहों से गूंज उठा। जी तो प्यारे साथियों, इसी के साथ हमारी आज की इस कहानी का इख्तिताम होता है। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी एक नई मज़ेदार सी कहानी में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।